आज है 18 मार्च बुधवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराते संकट की, जहां रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा गिरा है। इसके साथ ही हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के उन गांवों में जहां चुनाव केवल विकास नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जहां बड़े नेताओं की हत्याओं के बाद खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तक हम उन खबरों पर भी नजर डालेंगे जो मानवाधिकार, सुरक्षा और समाज के बदलते स्वरूप को बयां करती हैं। अंत में एक भावुक कर देने वाली रिपोर्ट कोलकाता से, जहां कला के जरिए लोग अपने बिछड़े हुए प्रियजनों को यादों में जिंदा रख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। भारतीय रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.64 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। आयातकों द्वारा डॉलर की भारी मांग और बैंक अवकाश से पहले बाजार में डॉलर की कमी ने इस दबाव को और बढ़ा दिया। अंजलि कुमार के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 92.50 के स्तर को बचाने की कोशिश की, लेकिन गिरावट को रोका नहीं जा सका। फिनेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स के अनिल कुमार भंसाली ने बताया कि तेल की ऊंची कीमतें भारत के चालू खाता घाटे को बढ़ा रही हैं और जब तक कच्चा तेल $80 से नीचे नहीं आता, ये संघर्ष जारी रहेगा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के दिलीप परमार ने कहा कि 92.50 का मनोवैज्ञानिक स्तर टूटने से बाजार में भारी बिकवाली शुरू हुई, जिससे रुपया इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7% से अधिक टूट चुका है। द वाया में मधुसूदन चटर्जी की एक विस्तृत रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं की गहरी चिंताओं को सामने लाती है। बंगाल के सीमावर्ती गांवों में लोग नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर डरे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण अपने पुराने दस्तावेज और भूमि रिकॉर्ड इकट्ठा करने में जुटे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि एक छोटी सी स्पेलिंग की गलती उन्हें अवैध घोषित करवा सकती है। यहाँ के मतदाताओं के लिए तृणमूल कांग्रेस एक सुरक्षा कवच की तरह है, जबकि भाजपा इसे शरणार्थियों के हित में बता रही है। चटर्जी बताते हैं कि यह चुनाव अब केवल विकास का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि इन लोगों के लिए अपनी पहचान और नागरिकता बचाने का संघर्ष बन गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पर छात्र और श्रम कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से हिरासत में लेने और उनका यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्टर निकिता जैन ने बताया कि 12 मार्च को दलित कार्यकर्ता शिव कुमार सहित 10 लोगों को बिना वारंट के उठाया गया। रिहा हुए कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें घंटों उल्टा लटकाया गया और उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया। छात्र कार्यकर्ता रुद्र ने आरोप लगाया कि उसे निर्वस्त्र कर अपमानित किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने इस मामले में पुलिस से जवाब मांगा है और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने इन आरोपों पर फिलहाल चुप्पी साधी है और एफआईआर को गोपनीय बताया है। मध्य पूर्व में युद्ध की आग अब और तेज हो गई है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्स ने दावा किया है कि रात भर चले हमलों में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में ईरान की सुरक्षा परिषद के प्रमुख अली लारीजानी और बसीज कमांडर जनरल सुलेमानी की भी मौत हो गई है। लारीजानी को आयतुल्लाह खामेनेई का बेहद करीबी माना जाता था। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का बचाव करते हुए कहा है कि लारीजानी के हाथों पर बहुत खून था, जबकि उनके एक अधिकारी जो कैंट ने युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। इजरायल और अमेरिका ने मिलकर दक्षिण पश्चिमी ईरान में स्थित साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है और ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बुशहर के पास इस गैस प्रसंस्करण इकाई में भीषण आग लग गई है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह हमला ईरान को ऊर्जा क्षेत्र में कमजोर करने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे ईरान का कारोबार बंद कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सऊदी अरब और यूएई के ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ नेता और सांसद प्रद्युत बोरदोलोई भाजपा में शामिल हो गए हैं। एचटी न्यूज़ डेस्क के अनुसार बोरदोलोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में सदस्यता ली। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में शशि थरूर का समर्थन करने के कारण उन्हें अपमानित किया गया और पार्टी के भीतर उनका दम घुट रहा था। बोरदोलोई 1975 से कांग्रेस से जुड़े थे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी वारा ने उनके फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि शायद वो टिकटों के बंटवारे को लेकर नाराज थे।
असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है और इस दलबदल ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक निजी अस्पताल के सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 कर्मचारियों की मौत हो गई। रविंद्रनाथ चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार जहरीली गैस की चपेट में आने से अमोल मांझी, जी सेंधे और पेरो कुमार की जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि मजदूरों को ऑक्सीजन मास्क या कोई सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए थे। अस्पताल प्रबंधन ने इसे आउटसोर्स काम बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया है कि अब से सीवेज की सफाई केवल नगर पालिका की अनुमति और देखरेख में ही की जाएगी। पुणे के सासवड इलाके में इफ्तार के लिए जमा हुए मुस्लिम युवकों पर भीड़ के हमले के 4 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। न्यूज लॉन्ड्री में अवधेश कुमार की रिपोर्ट बताती है कि करीब 150 लोगों की भीड़ ने युवकों को पीटते हुए कहा कि वे यहां इफ्तार नहीं कर सकते। हमले में अमीन नामक युवक के सिर में 14 टांके आए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने पहचान होने के बावजूद आरोपियों को राजनीतिक दबाव में छोड़ दिया। पुलिस का तर्क है कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे, इसलिए पहचान में समय लग रहा है। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इसे सांप्रदायिक नफरत फैलाने की सुनियोजित कोशिश करार दिया है। महाराष्ट्र के नासिक में एक स्वयंभू बाबा कैप्टन अशोक खरात को महिलाओं के यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुधीर सूर्यवंशी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने खरात के पास से 58 आपत्तिजनक वीडियो बरामद किए हैं। खरात के संबंध कई बड़े राजनेताओं से रहे हैं। सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चाकणकर ने स्वीकार किया कि वो एक ट्रस्ट की बैठक में उससे मिली थी, लेकिन उन्हें इन कारनामों की जानकारी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक खरात महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाकर उनका वीडियो बनाता था। संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों में डराने वाली बढ़ोतरी हुई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने बताया कि इस साल 76,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मामले अश्लील सामग्री और यौन उत्पीड़न से जुड़े हैं। डेटा बताता है कि सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल और हैकिंग की घटनाओं में भी भारी उछाल आया है। साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायतों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, जिससे डिजिटल सुरक्षा के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के 11 महीने बाद एक पीड़ित की बेटी को आखिरकार सरकारी नौकरी मिल गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पुणे निवासी संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले को पुणे नगर निगम में क्लास 2 पद पर नियुक्त किया गया है। संतोष जगदाले पिछले साल कश्मीर में हुए हमले में मारे गए 26 लोगों में शामिल थे। असावरी ने पिछले महीने अपनी आर्थिक तंगी और सरकार के अधूरे वादों को लेकर आवाज उठाई थी। खबर मीडिया में आने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। यह नियुक्ति उस परिवार के लिए एक बड़ी राहत है जिसने अपने कमाऊ सदस्य को खो दिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी खूनी संघर्ष में ईद उल फित्र के मौके पर 5 दिनों के युद्धविराम का समझौता हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री अताउल्लाह तरार ने घोषणा की कि यह समझौता सऊदी अरब और तुर्की के अनुरोध पर किया गया है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सीमा पार से कोई हमला हुआ तो वे दोगुनी ताकत से जवाब देंगे। दोनों देशों के बीच डूरंड लाइन पर हफ्तों से गोलाबारी चल रही है। हाल ही में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एक नशा मुक्ति केंद्र पर हमला करने का आरोप लगाया था, जिसमें 143 लोग मारे गए थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताई है। कोलकाता के दमदम में एक कलाकार सुबिमल दास अपनी कला से लोगों के टूटे हुए दिलों को जोड़ रहे हैं। द गार्डियन के लिए क्रिस जॉन्स्टन ने लिखा है कि दास की वर्कशॉप में मृतकों की आत्मकद और बेहद वास्तविक सिलिकॉन मूर्तियां बनाई जा रही हैं। लोग अपने मृत जीवन साथी या माता पिता की याद में ऐसी मूर्तियां बनवा रहे हैं जो हूबहू उनके जैसी दिखती हैं। इसके लिए असली इंसानी बालों का इस्तेमाल किया जाता है। 67 वर्षीय तापस शांडिल्य ने अपनी पत्नी की याद में ऐसी ही मूर्ति बनवाई है जो अब उनके घर में उसी स्थान पर बैठती है जहां उनकी पत्नी बैठा करती थी। दास का कहना है कि यह केवल मूर्ति नहीं बल्कि परिवारों के लिए एक भावनात्मक सहारा है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही गंभीर और विस्तृत खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।